सुहागरात की रात बीवी की सच्चाई जानकर मैं बहुत हैरान रह गया। सुहागरात को लेकर मैं बहुत खुश था। मेरी बीवी बहुत ही खूबसूरत थी। मैं जैसे ही उसके करीब होने लगा तो कहने लगी तबीयत ठीक नहीं है। यह कहकर मुझसे दूर हट गई। मैं बेचैन होकर रह गया था। सुबह जब मेरी आंख नज़र बेड की चादर पर पड़ी तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। तो फिर वह क्या था? ऐसी शर्मसार दाग। आज मैं बहुत खुश था। यह मेरी पसंद की शादी हुई थी। मैंने संध्या को अपने दोस्त की शादी में देखा था। वह मेरे दोस्त की बीवी की सहेली थी और वो भी शादी में आई हुई थी, और मैं पहली नज़र में ही उससे मोहब्बत कर बैठा था। वो इस कदर हसीन थी कि मैंने फ़ौरन उसके घर रिश्ता भेज दिया, और उसके घर वाले भी शादी के लिए राज़ी हो गए। क्योंकि मैं एक कंपनी में अच्छी नौकरी करता था। 2-1 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद आज मेरी प्रीति संध्या के साथ शादी हो चुकी थी, और वह विदाई होकर मेरे घर में आ चुकी थी। 1 महीने तक मैं उसके साथ होने का सपना देखता रहा। ये 1 महीने मेरे लिए 2 सदियों के बराबर थे। मैं चाहता था कि मैं उससे बात करूं, उसकी प्यारी सी आवाज़ सुनूं, लेकिन फिर मैंने अपने दिल को समझा लिया। मोहब्बत में जितना तड़प होती है, मोहब्बत उतनी ही गहरी होती है। जब से मेरा उसके साथ रिश्ता तय हुआ था, मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वो 18 साल की थी, बेहद हसीन लड़की थी। मेरी उम्र भी 23 साल की थी, और मैं खुद भी काफ़ी हैंडसम लड़का था। संध्या मेरे दोस्त की बीवी की सहेली थी, इसलिए मैंने शादी से पहले संध्या के बारे में ज़्यादा छानबीन भी नहीं कर पाई कि उसका चाल चलन कैसा है, वो कैसी लड़की है। मैं तो सिर्फ उसके हुस्न पर मरमिटा था, और वो मेरे दोस्त की बीवी की सहेली थी, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं आई कि छानबीन करने की। कुछ साल पहले ही उसकी माँ की मौत हो गई थी। संध्या की भाभी ने यह रिश्ता तय किया था। आज मेरा इंतज़ार ख़त्म हो गया था, क्योंकि संध्या दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी हुई थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वह घूंघट निकाले बैठी हुई थी। इतने दिनों से मैं उसे दुल्हन के रूप में देखने के लिए बेचैन था। मैंने धीरे धीरे कदम उसकी तरफ बढ़ाए और उसके सामने बैठ गया। मैंने महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे थे। यकीनन वो घबराहट की शिकार में थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। शर्माती और घबराती हुई लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैंने जैसे ही उसके हाथों को अपने हाथों में लिया, उसने फौरन से अपने हाथ पीछे खींच लिए। मुझे उसकी इस हरकत पर हंसी आ गई थी। मैं समझ गया था कि वह एक बहुत ही शर्मीली सी लड़की है। मुझे शर्मीली लड़कियां अच्छी लगती थी, शायद इसलिए मुझे वो अच्छी लगी थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूँगा। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मैंने उसका घूंघट पलट दिया। वह बेहद हसीन लग रही थी। ऐसा लग रहा था आसमान से कोई परी उतरकर मेरे कमरे में आ गई हो। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझ रहा था। मैंने उसके हुस्न की तारीफों के पुल बांध दिए, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी मुस्कुराहट नहीं आई। मैं परेशान हो गया था, क्योंकि लड़के तो बहुत खुश होती है जब दूल्हा उसकी तारीफ करता है। यह तो ठीक है कि यह बहुत शर्मीली थी, लेकिन मुस्कुरा तो सकती थी। मगर वह तो बिल्कुल ही नहीं मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी रो देगी। मैंने उसके करीब होने की कोशिश की तो उसने एकदम से अपने कमर और पेट पकड़ ली और कहने लगी, मेरे पेट और कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया था। थोड़ी देर पहले जो मैं खुश हुआ था, उसकी इन बातों पर अब मेरा सारा मूड खराब हो चुका था। मुझे लग रहा था कि उसे कोई दर्द नहीं है, वह बहाना बना रही है ताकि मैं उसके करीब न जाऊं। मैं उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दवा दे देता हूँ। मेरे कमरे में इस वक्त दवा की कोई दवा नहीं थी, इसलिए मैं कमरे से बाहर निकल आया और सोच रहा था कि घर वालों से क्या कहूँ कि मेरी बीबी के पेट में दर्द है, उसे दवा चाहिए। यह बातें सोचते हुए मुझे न जाने क्यों अजीब महसूस हो रही थी। घर वाले सो चुके थे। पूरे घर में उस वक्त खामोशी का राज था। मैंने दवाई तलाश करनी शुरू की, जो कि मुझे मिल गई थी। मैं दवाई लेकर आगे बढ़ा था कि मेरे एक कजन ने मुझे वहाँ देख लिया, जो कि वह मेरे अंकल का बेटा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने कहा सब ठीक है। असल में संध्या की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं उसके लिए दवाई लेकर जा रहा हूँ। मेरे कजन ने कहा कि कुछ लड़कियां शादी की पहली रात इस तरह के बहाने बनाती है, खासकर ऐसी लड़कियां जिन्हें अपना पति पसंद नहीं होता और उनकी मर्जी के बिना शादी होती है, तो वह बीमारी का बहाना बनाकर मना कर देती है। मुझे तो लगता है तुम्हारी बीबी भी इसी तरह से बीमारी का बहाना कर रही है। शायद उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर वह शादी से खुश होती तो तुम्हें इस वक्त कमरे से बाहर ना निकालना पड़ता। मेरे कजन की बातों ने तो मेरे अंदर जैसे आग ही लगा दी थी। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं शादी वाले घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहता था, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो मैं सोच रहा था कि शायद वाकई मेरी बीबी को पेट में दर्द होगा, लेकिन अब अपनी कजन की बात सुनकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वो सच बोल रहा है। क्या वाकई शादी से संध्या खुश नहीं थी? अगर वो खुश नहीं थी तो फिर उसने शादी के लिए हामी ही क्यों भरी थी?
जहाँ तक मुझे पता था उसके घर वालों ने उसकी रजामंदी से ही ये रिश्ता तय किया था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे कजन ने शायद जानबूझकर ये शैतानी ख्याल मेरे अंदर डाल दिया है। मेरी बीवी के खिलाफ लोग इस तरह की बातें करते हैं ताकि मियाँ बीवी का रिश्ता खराब हो जाए। मैंने इन ख्यालों को झटक दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि संध्या अभी भी बहुत जोर से अपने पेट और कमर को पकड़कर बैठी है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं फौरन उसके पास गया, उसे पानी दिया और कहा कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो। जैसे भी थी वह मेरी बीवी थी और उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज था। 1 घंटा मैंने उसके पेट और कमर दर्द का कम होने का इंतजार किया। उस दौरान मैं उससे बात करना चाहता था लेकिन वह बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वह बहुत तकलीफ में है और वह कुछ सुनना और बोलना भी नहीं चाहती है। मायूस होकर मैं एक स्टोरी बुक पढ़ने लगा और उसमें गुम हो गया। काफ़ी देर तक मैं स्टोरी पढ़ता रहा, फिर बुक साइड पर रख दी और देखा तो वो सो चुकी थी। मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी हो रही थी। इस रात के लिए तो मैंने बहुत सारे ख्वाब सजाए थे कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी और हम एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, खूब सारी बातें करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करेंगे। लेकिन मैंने तो खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार तक नहीं किया था और वह सो गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी मोहब्बत इतनी हसीन लड़की जो कि मेरी बीवी मेरे सामने थी, मैं कैसे सो सकता था। मैंने उसको हिलाकर उसे जगाना चाहा तो वह आधी नींद में थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सोना है। मायूस होकर मैं भी सो गया और क्या करता। सुबह जब संध्या उठी तो वह बिल्कुल नॉर्मल थी, मैं भी नॉर्मल था। शादी की पहली रात इस तरह गुजरने का बहुत अफसोस तो था, लेकिन मैंने सोचा बेशक उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो कोई बात नहीं, सुबह वो कुछ ठीक लग रही थी। मैंने उसे अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार किया और उसे बताया कि मैं कैसे पहली नज़र में उसका दीवाना हो गया था और उसी वक्त मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया था। मेरी बातें सुनकर वो खुश हो गई। अब वो खुश लग रही थी और मुस्कुरा रही थी और शर्मा भी रही थी। उसका यह रूप देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे समझ आ गया कि रात को वाकई उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। जनवरी की सर्दियाँ थी तो अभी तक बाहर अंधेरा फैला हुआ था। मैं सोफे पर बैठ गया। पता नहीं कब बैठे बैठे वहीं मेरी आंख लग गई। सुबह के 9 बजे मेरी आंख खुली, वो भी मेरी माँ के जगाने पर। उन्होंने मुझे जगाया और हैरत से पूछा, समीर तुम यहाँ पर सोफे पर क्या कर रहे हो। मैंने कहा, माँ आपको तो पता है कि मुझे 6 बजे जागने का आदत है तो आज भी 6 बजे मेरी आंख खुल गई। लेकिन जब कमरे से बाहर आया तो बाहर बहुत खामोशी थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, बाद में जाऊँगा। लेकिन बैठे बैठे ही मेरी आंख लग गई और मैं सोया ही रहा। मेरी माँ ने कहा, ये तो ठीक है लेकिन बाकी रिश्तेदार तुम्हें ऐसे सोते देखे ले तो बातें बनाने लग जाएंगे, जाओ अपने कमरे में। इतनी ही देर में सब लोग अपने अपने कमरे में बाहर निकल आए। मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर बहुत कुछ अंजाला लगा रहे थे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा लेकिन उनकी नज़रें बहुत कुछ कह रही थी। मैं अपनी उदासी और अपनी मायूसी को दूर करने की बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं खुश हूँ, लेकिन मेरे दिल का हाल शायद मेरी आंखों से झलक रहा था। मेरी माँ ने मुझे बोला कि जाओ अपने कमरे में जाकर देखो कि संध्या जागी या नहीं। थोड़ी देर बाद मैं वापस आया तो देखा मेरी बीवी बिस्तर पर मौजूद नहीं थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, शायद वो नहा रही थी। लेकिन जब मेरी नज़र बेड की चादर पर पड़ गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ऐसा मंजर मैंने नहीं देखा था। सफ़ेद रंग की चादर जिस पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे, जो मुझे तो कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। ये सब क्या हो रहा था मुझे नहीं मालूम। यानी जब मैं कमरे से चला गया तो मेरे कमरे में कोई आया था और मेरा हक उसने छीन लिया था मेरी बीवी के साथ। ऐसा लगा मेरा दिल किसी ने कुचल लिया हो। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी वॉशरूम से नहाकर निकली तो मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उसे उन धब्बों के बारे में सवाल किया तो वो डर गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद इन धब्बों पर गौर नहीं किया था और नहाने चली गई। वह घबराकर चादर को देखने लगी। उधर मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उससे बहुत सवाल किए लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कि मुझे जल्दी से जवाब चाहिए, यह क्या सब क्या है, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी तुम्हारी माँ के घर छोड़ दूंगा और तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी यह धमकी सुनकर वह और भी ज़्यादा परेशान हो गई और मेरे करीब आकर मेरे हाथ पकड़ लिए। कहने लगी, मुझे अपनी ज़िंदगी से मत निकालना। मैंने कहा, फिर बताओ इन धब्बों की वजह क्या है।
उसने मुझसे कहा कि आप मुझे 2 महीने का वक्त दे दें, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन 2 महीने से पहले मैं यह राज आपके सामने नहीं खोल सकती, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे लगा वो बिना किसी वजह के बहाने बना रही है। मैंने उससे कहा कि मुझे अभी इसी वक्त सारे सवालों के जवाब चाहिए। तुमने रात में मुझे करीब आने नहीं दिया और सुबह तुम्हारा रवैया मेरे साथ अपनेपन वाला नहीं था, और अब यह धब्बे। मैंने तुमसे मोहब्बत की शादी की और मोहब्बत में इस कदर अंधा हो गया कि तुम्हारे बारे में किसी तरह की भी कोई छानबीन तक नहीं की। लेकिन अब ना जाने क्यों मुझे तुम्हारा चाल चलन खराब लग रहा है। आखिर ऐसा भी क्या राज है तुम्हारे पास जो 2 महीने से पहले मुझे बताया नहीं जा सकता? मैं 2 महीने तक इंतजार नहीं कर सकता। 2 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं गुस्से में बोल रहा था, लेकिन हल्की आवाज़ में, कि कहीं मेरी आवाज़ बाहर ना चली जाए। अगर आवाज़ बाहर चली जाती तो इसमें मेरी ही बदनामी होती। मैं उन लोगों में से था जो अपना राज दूसरों को मरकर भी नहीं बताने वाला, खासकर उनको जो हमारी खुशियों के दुश्मन होते हैं। मेरे गुस्से को देखकर संध्या काफ़ी परेशान हो गई थी। फिर वो रोने लगी। उसे रोता देखकर मेरे दिल को झटका लगा। जो भी था, आखिर वह मेरी पहली मोहब्बत थी। उसे रोता देखकर मैं भला कैसे सुकून से रह सकता था। मैंने उसे रोना बंद करने को कहा और बेड पर बिठाया। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था और इस बात से हम दोनों ही अनजान थे। मैंने जब संध्या को बेड पर बिठाया तो वह रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्लीज़ यह बात किसी को भी मत बताना। मेरा यह राज राज ही रखना। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। प्लीज़ मेरी बात को समझो। कोई भी गलत कदम उठाकर अपनी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करना। उसकी यही बातें तो और भी मुश्किलें बढ़ा रही थी। तभी मुझे अपने पीछे से एक आवाज़ आई, जिसे सुनकर मैं एकदम से पीछे मुड़ा। मेरी बीवी वो भी सामने देखने लगी। उसने जल्दी से अपने चेहरे पर आए आंसुओं को साफ किया। मेरा कजन वहीं खड़ा था और शक भरी नज़रों से हम दोनों को देख रहा था। वो आगे बढ़ा और बोला, क्या हुआ भाभी, तुम क्यों रो रही हो? क्या समीर ने तुम्हें कुछ कहा है? तुम मुझे बताओ, मैं अभी के अभी जाकर सबको बताता हूँ। अपने कजन की बात सुनकर मैं गुस्से से उसको देखने लगा। मैंने कहा, तुम्हें तमीज़ नहीं है? किसी के कमरे में नॉक किए बिना ही नहीं जाते? और या तुम क्या लगा रखा है? या भाभी है तुम्हारी? इसमें आप करके बात करो। संध्या भी मुझे देखने लगी और नज़रें झुक गई। फिर मैंने बातें संभालते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल तुम्हारी भाभी को अपने घर वाले याद आ रहे थे, इसलिए रो रही थी। मगर मैंने समझा दिया, अब वो ठीक है। मुझे साथ पर बहुत गुस्सा आया था। आखिर वो कौन होता है मेरी बीवी से इतना अपनापन दिखाने वाला? ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बीवी से पहले भी मिल चुका हो। मैं मुश्किल से बर्दाश्त करके रह गया था। आज मुंह दिखाई की रस्म थी, लेकिन मेरा दिल सब चीज़ों से उचट चुका था। पवन मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। वह बार बार मेरी बीवी को बहाने बहाने से बुलाता था। उसने बात करने की कोशिश करता और संध्या भी उसकी हंसी मजाक पर भरपूर हंसी खुशी जवाब दे रही थी। मैं ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे अपने खानदान वालों से बातें नहीं बनवानी थी। शादी का फंक्शन खत्म होने के बाद सभी रिश्तेदार घर पर जा रहे थे। संध्या सबसे मिलकर कमरे में जा चुकी थी। मैं संध्या से दाग के बारे में पूछा तो कहने लगी, आपको इंतजार करना पड़ेगा पूरे 2 महीने तक। मेरे दिमाग में अब फ़ोन वाली बातें चल रही थी। मेरा कजन, मेरा भाई, या फिर कोई और? आखिर कौन था जो मेरी बीवी को मुझसे दूर रहने का बहाना दे रहा था? कोई तो ऐसा था जो मेरी बीवी को बहुत पहले से जानता था, मगर कौन है, यह सोच सोच कर अंदर ही अंदर जलने लगा था। संध्या सो चुकी थी और मैं भी खामोशी से करवट बदल कर सो गया। जिंदगी यूं ही अपनी राह पर चलती रही। मैं वापस जॉब पर जाने लगा था। संध्या से मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। घर वालों के सामने मेरा रवैया उसके साथ अच्छा ही रहता था। मैं लोगों को शक में नहीं डालना चाहता था। वही और मेरे अलावा सबसे अच्छे से बात करती थी। मेरी माँ बाप बहन भाई का अच्छे से ख्याल रखती, घर के कामों में मदद करती। मगर जैसे ही रात को मेरे साथ कमरे में आती तो फ़ौरन कहती, मेरे पेट और कमर में दर्द है। उसके अंदर से साफ जाहिर था कि वह जानबूझकर यह सब कुछ मुझे खुद से दूर रखने के लिए कर रही थी। बंद कमरे में हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे। मैंने भी अब उसको फोर्स करना बंद कर दिया था। मैंने अपने दिल में मचलते जज्बातों को छुड़ा दिया था। मैं जैसे कमरे में आता, चादर ओढ़ सो जाता। शायद मेरी इस हरकत से वह भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ते थे। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर आ गया और जब मैं अपने कमरे में गया तो कमरा खाली था। मैंने पूरे घर में संध्या को ढूंढा, मगर वह कहीं भी नहीं थी। तभी आखिर मैंने माँ से पूछ लिया कि माँ, संध्या कहाँ है? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मेरी बात पर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि इतनी जल्दी भूल गए? सुबह तुम खुद ही तो अपने छोटे भाई को कह गए थे कि संध्या को बाहर भेजो।
मैं उसे उसके मायके छोड़कर उधर से ही ऑफिस चला जाऊंगा। मैं हैरानी से अपनी माँ को देखने लगा। माँ के चेहरे पर अब परेशानी उभर आई थी, मगर मैंने बात संभाल ली और कहा, हाँ मैंने कहा था और उसे उसके मायके छोड़ा। दरअसल मुझे काम की टेंशन में याद नहीं रहा। मेरी बात पर मेरी माँ को कुछ तसल्ली हुई। मैं दिल ही दिल में चलते कमरे में चला गया। आखिर मेरी बीवी मेरे भाई के साथ घर से बाहर क्यों निकली थी? इस बीच मेरी माँ मेरे लिए चाय कमरे में ले आई। ऑफिस से आए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन संध्या का अभी तक कुछ भी पता नहीं था और ना ही घर में मेरा छोटा भाई था। मैं अपने भाई को कॉल करने की वाला था, तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और संध्या कमरे में दाखिल हुई। मुझे कमरे में देखकर वो एकदम से घबरा गई थी। फिर कहने लगी, आप आज इतनी जल्दी घर आ गए? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं अपनी बहन के साथ दवा लेने के लिए चली गई थी। मुझे हैरत हुई, अगर वो मेरे भाई के साथ का नाम ले लेती तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे तो पहले ही पता था कि वह मेरे भाई के साथ गई थी। लेकिन उसके झूठ पर मेरे दिल में शक और गहरा हो गया था। वह हाथ में पड़ा अपना पर्स और मोबाइल टेबल पर रखकर वॉशरूम में चली गई। मेरी नज़र सामने टेबल पर पड़ी जहां संध्या का मोबाइल रखा था। मुझे उस दिन की कॉल याद आई। मैंने मोबाइल खोला और कॉल हिस्ट्री चेक करने लगा। खुशकिस्मती से हिस्ट्री डिलीट नहीं हुई थी। उस दिन और उस वक्त की कॉल पर जो नाम मुझे दिखाई दिया, उसे देखकर मुझे झटका सा लगा। वहाँ पर तो पूजा लिखा था। पूजा संध्या की बहन का नाम था। मैंने यूं ही पूजा मिला दिया। कुछ पलों के बाद दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे जिस्म से किसी ने जान ही खींच ली हो। उधर से बार बार हेलो संध्या कहकर वो उसे पुकार रहा था। वो आवाज़ मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी, ना मेरे भाई की थी ना ही मेरे कजन की। ये आवाज़ मुझे गुस्से में डाल चुकी थी। तभी मेरे दिमाग में कई सोच आने लगी। कहीं यह आवाज़ प्रीति के बहनोई के तो नहीं थे? मेरी सोच वहीं पर दम तोड़ गई। मैंने संध्या को मोबाइल वहीं ज़मीन पर तेज़ी से दे मारा। 15 मिनट बाद संध्या वॉशरूम से बाहर आई, मोबाइल के टुकड़े और मुझे गुस्से से देखकर वो थोड़ा हैरान हुई। मुझे इतने गुस्से में देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। कहने लगी, क्या हुआ है, आप गुस्से में क्यों लग रहे हैं? उसका इतना कहना था कि मैंने आगे बढ़कर उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। वह दूर जा गिरी थी। मैंने उससे कहा कि कौन है वह बताओ जिसके साथ आज गई थी। मेरी बात पर सहम कर मुझे देखने लगी। तभी अचानक से उसे उल्टियाँ होने लगी। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी थी। उसकी हालत मुझे और भी गुस्सा दिला रही थी। वो जब बाहर आई तो रो रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो रोते हुए कहने लगी कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझ पर ऐसी घिनौनी इल्ज़ाम मत लगाओ। मैंने कभी किसी के साथ कोई गलत ताल्लुक नहीं बनाया और ना ही कभी बनाऊंगी। आप मुझ पर भरोसा करो। इतना कहते कहते वो ज़मीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई थी। मुझे उसकी इस हालत पर तरस भी नहीं आया। मेरे दिमाग में उस वक्त आंधियाँ चल रही थी। किसी ने मेरा हक छीन लिया था और अब यह हालात मुझे और भी शक में डाल रहे थे। मेरे दिल में ख्याल आने लगा कि शायद वो किसी के बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी मेरा छोटा भाई कमरे में दाखिल हुआ। उसने संध्या को ज़मीन पर गिरा देखा तो बौखलाकर उसकी तरफ बढ़ा और मुझे पूछने लगा कि भाभी को क्या हुआ है? आपने इनके साथ ऐसा क्या कर दिया कि यह ज़मीन पर बेहोश पड़ी है? मैंने अपने भाई की हरकत पर उसे संध्या से दूर किया और एक जोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर दे मारा। मैं गुस्से से कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? मैं कभी इतनी ऊंची आवाज़ में नहीं बोला था। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी माँ दौड़ी दौड़ी उधर से आई थी। संध्या को बेहोश देखकर वह मुझसे सवाल करने लगी। मैं उससे क्या कहता? कुछ देर बाद ही हम उसको अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने चेकअप करना शुरू किया। मेरी माँ अलग परेशान लग रही थी। रात के 11 बज रहे थे। तभी संध्या की बड़ी बहन अपने पति के साथ आई। उन्हें किसने बताया था कि हम यहाँ पर हैं? संध्या की बहनोई को देखकर मेरी रगों में एक बार फिर खून की जगह गुस्सा दौड़ने लगा था, मगर मैं बर्दाश्त के साथ बैठा रहा। तभी वो बोले कि अभी कुछ देर पहले कॉल आई थी संध्या की, मगर वह कुछ बोल नहीं रही थी, इसलिए हम उसकी तबीयत पूछने घर आ गए थे। मगर वहाँ से पता चला कि आप लोग इसे अस्पताल लाए हैं। कुछ देर बाद संध्या को होश आ गया था। वह सबको यही बताने लगी कि चक्कर आने की वजह से वह गिर गई थी। मुझे उस पर शक था। मैंने डॉक्टर से अकेले में पूछा कि संध्या को क्या प्रॉब्लम है, जिस पर वह कहने लगी कि उसकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। आप इनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखें, वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डॉक्टर पर भी शक हो रहा था कि वो सब छुपा रही है। मैंने सारे रास्ते संध्या से कोई बात नहीं की। वह भी काफ़ी परेशान लग रही थी। मुझे सबसे ज़्यादा शक अपने भाई पर था। हो ना हो उसी का काम होगा। उसकी आदतें से मैं अच्छी तरह से वाकिफ था। यकीनन उसने संध्या के साथ भी चक्कर चलाया होगा। वक्त गुजरता चला गया।
और मैं सोच चुका था जैसे ही 2 महीने पूरे होंगे मैं संध्या को तलाक दे दूंगा। ऐसी लड़की की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं थी। एक दिन मैं काम से जल्दी घर वापस आ गया। मैं काफ़ी खामोश था। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो मुझे किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी बीवी से मेरा भरोसा तो कब का उठ चुका था। दिल तो मेरा बहुत पहले ही तोड़ चुकी थी। अब कुछ बचा था तो वो थी मेरी गैरत। वो जब तक मेरे साथ थी वो मेरी बीवी थी। मैं उसे गुनाह करने नहीं दे सकता था। अंदर से मुझे उसके बोलने की आवाज़ आई। वो कह रही थी कि पता नहीं कब ये 2 महीने पूरे होंगे दीदी, और मैं समीर को सब कुछ सच सच बता दूंगी। यकीन मानो मुझे बहुत बुरा लगता है उन्हें तकलीफ में देकर। वो अपनी बहन से बात कर रही थी, तभी उसकी बहन बोली कि चलो तुम कल डॉक्टर के पास जाना, शायद वो तो तुम्हें कुछ ऐसा बात बता दे कि तुम्हारी और समीर के बीच की दूरियां ख़त्म हो जाए। उन दोनों की ये बातें सुनकर मैं वहाँ से हट गया। वो डॉक्टर के पास जा रही थी कल, मगर क्यों मुझे ये जानना था। अब हर हाल में जैसे ही सुबह हुई तो मैं काम का बहाना करके घर से जल्दी निकल गया। तभी 10 बजे मुझे अपनी बीवी घर से बाहर निकलती भी दिखाई दी। वो एक रिक्शे में बैठ गई। तभी कुछ देर बाद एक गायनोकोलॉजिस्ट के क्लिनिक के बाहर रुकी। मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा था। नफरत की एक और लहर मेरे जिस्म में फैल गई थी। वो अंदर चली गई और कुछ देर बाद मैं भी अंदर चला गया, लेकिन सामने वह मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। मैं रिसेप्शन से अपनी बीवी के नाम के बारे में पूछने लगा तो नर्स कहने लगी, यह आपकी बीवी की रिपोर्ट है, जो कुछ भी पहले ही आई है। आप इसे अंदर डॉक्टर के पास लेकर जाइए, आपकी बीवी वहाँ पर मौजूद है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस पेपर्स को खोलकर देखता। मैं उस रिपोर्ट के बजाय अंदर लेने के बजाय क्लिनिक से बाहर निकल आया। मैं वहाँ से सीधा घर पहुँचा था। अपने कमरे में आकर मैं रो पड़ा। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरी पहली मोहब्बत मेरी बीवी मुझे इतना बड़ा धोखा देगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। संध्या कुछ देर बाद पीली रंगत चेहरे पर सजा कर कमरे में दाखिल हुई। आते ही बोली, क्या आप मेरी सच्चाई जान चुके हैं? उसके सवाल पर मैं बोला, हाँ जान चुका हूँ। वह दोबारा बोली, अब तो आपके सारे शक खत्म हो गए होंगे ना? मेरी मोहब्बत पर यकीन तो होगा ना आपको? मैं हैरान हुआ और हैरत से बोला, भला कैसी मोहब्बत? मेरी बीवी ने रिपोर्ट खोलकर मेरे सामने ही रख दिया और मुझे पढ़कर सुनाया। उसने जो आज अपनी जुबान से बोली उसे सुनकर मेरा दिल चाहा जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। संध्या ने मुझे बताया कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मैं अपने पति के करीब नहीं जा सकती थी। मैं 14 साल की थी जब मेरी माँ मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी। मेरे लिए मेरी बहन ही सब कुछ थी। 14 साल की उम्र में जब मुझे पीरियड्स आए तो रुकने का नाम नहीं लिया। मैं अपनी भाभी को कोई बात नहीं बताती थी। मैंने अपनी बहन को बताया तो वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मेरी दवाई चलने लगी, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी, लेकिन मेरे पीरियड्स एक दिन के लिए भी नहीं रुकते थे। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो बताया कि तुम्हारे अंदर इन्फेक्शन है। अगर तुमने अपने पति के साथ रिश्ता बनाया तो यह इन्फेक्शन उसे भी लग सकता है। मेरी शादी तय हो गई। हालांकि मैं मना किया था तो मेरी बहन समझाने लगी कि इतना अच्छा रिश्ता मिलना नामुमकिन है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि समीर तुम्हें पसंद कर बैठा है और तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दिया है, वरना तुम खुद सोचो, माँ जिंदा नहीं है और भैया भाभी तुम्हें बोझ समझते हैं। वो तुम्हें कभी भी किसी के पल्ले बांध देंगे, इसलिए चुपचाप ये शादी कर लो। 2 महीने तक कैसे भी करके अपने पति को रोक लेना, और हाँ, ये सच्चाई उसे मत बताना, क्योंकि कोई भी मर्द इतना सब्र नहीं करता। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें तलाक दे दे। डॉक्टर ने मुझे 2 महीने और दवा खाने के लिए बोला था। अगर मैं 2 महीने में डॉक्टर की बात मानकर दवा ना खाती तो शायद मेरा इन्फेक्शन तुम्हें भी लग जाता और तुम भी बीमार हो जाते, और इसके अलावा मैं कभी माँ नहीं बन पाती। इसलिए मैंने आपको खुद से दूर रखा था। आज देखिए, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। मैं अब एकदम ठीक हो चुकी हूँ। उसकी यह बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ था। मैं बगैर सच जाने बहुत कुछ गलत सोच बैठा था। मैं शर्मिंदा था और मैं अपनी बीवी से माफ़ी मांगने लगा। संध्या ने फौरन मुझे माफ़ कर दिया। उस पर बेहद प्यार आया और मुझे अपनी सोच पर शर्म महसूस हुई। ज़िंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब हम सिर्फ गलतफहमी की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। वही थोड़े से सब्र और दिमाग का इस्तेमाल कर लिया जाए तो हमारी ज़िंदगी की कई मुश्किलात हल हो जाती है। संध्या एक बहुत ही अच्छी बीवी साबित हुई। मैं संध्या जैसी लड़की को बीवी के रूप में पाकर बहुत खुश हूँ।
ऊपर वाले ने 9 महीने बाद ही मुझे और संध्या को मम्मी पापा बना दिया। आज हम अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक ले बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।